गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्रैश कोर्स लेसन 4 को देखेंगे। लेसन 4 का नाम है आपको रासायनिक बलगति। इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया से संबंधित सवालों को देखना है। तो पहला सवाल आपको, इसमें हम लोग पहले देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्रैश कोर्स का यह सिलेबस है। पहला सवाल है कि मात्रा क्रिया का नियम या द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम बताएं। तो यह नियम प्रतिक्रिया के लिए लागू होता है। कोई भी प्रतिक्रिया होता है तो प्रतिक्रिया में प्रतिकारक प्रतिफल में बदलते हैं। प्रतिक्रिया होने के लिए जो उसका कुल बात है वह प्रतिकारक पर निर्भर करता है, प्रतिफल पर नहीं। जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया को अगर ए को बी में बदलना है तो इसका कुल बात ए पर निर्भर करेगा, बी पर कुछ भी निर्भर नहीं करेगा। देखा जाए परिभाषाएं क्या लिखी गई है। तो प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जो प्रतिक्रिया होगा वो ए प्लस बी पर निर्भर करेगा, सी प्लस डी पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यह प्रतिकारक है और यह प्रतिफल है। फिर प्रतिक्रिया की दर लिखा गया है। तो देखिए प्रतिक्रिया की दर ए प्लस बी पर लिखा गया है। ए की मोलर सांद्रता और बी की मोलर सांद्रता। NaOH HCl से प्रतिक्रिया किया है तो NaCl और जल बनाया है। इस प्रतिक्रिया की दर भी निर्भर करता है NaOH और HCl पर। NaOH और HCl प्रतिकारक हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया में तीर चिन्ह से पहले प्रतिकारक होता है और तीर चिन्ह के बाद प्रतिफल होता है। अगला सवाल है कि दर समीकरण या दर स्थिरांक क्या है। तो जो प्रतिक्रिया की सांद्रता एवं उसकी जो प्रतिकारक के कण एवं उसकी मोलर सांद्रता को जोड़ता है वो ऐसे समीकरण को दर समीकरण कहते हैं। उस समीकरण को जो प्रतिक्रिया की दर एवं प्रतिकारकों के मोलर सांद्रता को जोड़ता है उसे दर समीकरण या वेग समीकरण कहते हैं। दर समीकरण बराबर सूत्र निकलेगा प्रतिक्रिया के दर बटे प्रतिकारकों की मोलर सांद्रता। एक जैसे लिखकर दिखाए गए हैं। यह समीकरण जो है इसका दर समीकरण है। यह प्रतिकारकों के मोलर सांद्रता को प्रतिक्रिया की दर से संबंध बताता है। प्रतिक्रिया की दर बराबर K इंटू प्रतिकारकों की मोलर सांद्रता। अगला सवाल है कि आणविकता एवं कोटि में अंतर लिखें। तो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले कणों की संख्या को आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में कितना कण भाग ले रहा है वह उसकी आणविकता है, जबकि उसका जो सांद्रता के घात होगा वह प्रतिक्रिया की कोटि होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम एक कण भाग लेगा तो आणविकता का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है। जो संख्या 0 छोड़कर शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब आणविकता का मान प्राकृत संख्या होता है, जबकि कोटि का मान पूर्ण संख्या या भिन्नांक भी हो सकता है। लिखे भी गए हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले कणों की संख्या को आणविकता कहते हैं। दर समीकरण में प्रयुक्त प्रतिकारकों के सांद्रता के घातों के योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसमें NaOH का एक कण है, HCl का एक कण है, तो आणविकता 2 आई है। इसमें NaOH का एक पावर है, HCl का भी एक पावर है, तो इसका कोटि भी 2 आया है। देखिए फिर दिए गए हैं कि इसका मान 0 नहीं हो सकता है, मतलब इसमें कम से कम एक कण भाग लेगा। इसका मान 0 भी हो सकता है।
शून्य या भिन्नांकों होगा। फिर है कि इसका मान प्राकृत संख्या है, जबकि इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नांक होगा। यह प्रतिकारक के कण पर निर्भर करता है, यह प्रतिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया के अर्ध आयु काल से आप क्या समझते हैं। तो कोई प्रतिक्रिया को पूरा होने में जितना समय लगता है उसके आधे समय को बोलते हैं अर्ध जीवन काल। जैसे किसी जीव का जीवन काल अगर 60 वर्ष है तो उसका आधा जीवन काल होगा 30 वर्ष। तो आधा पूरा होने में मतलब 50% पूरा होने में जो समय लगता है वही कहलाता है अर्ध जीवन काल या अर्ध आयु काल। जितने समय में किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिकारक की सांद्रता घटकर आधी हो जाती है उसे प्रतिक्रिया की अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे अर्ध जीवन काल भी कहा जाता है। इसे टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। अगला सवाल कहता है कि प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसमें सवाल छूटा हुआ है। सवाल है कि प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको बनाने के लिए प्रथम कोटि का व्यंजक लिया गया है। यह प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का व्यंजक होता है। इसमें माना गया है कि अगर टी का मान टी हाफ हो रहा हो तो एक्स भी घट कर आधा हो जाएगा। दोनों को नोट किया गया है। जहां पर टी था वहां पर टी हाफ लिखा गया है और जहां पर एक्स था वहां पर a/2 लिखा गया है। इसके बाद इसका एक रख के एलसीएम निकाला गया तो एलसीएम 2 आया है और फिर कैलकुलेट किया तो 2a/a आ जाएगा। फिर इसको घटाइएगा तो a/2 बचेगा घटा करके। तो ऊपर में a/1 किया गया, यहाँ पे नीचे में a/2 किया गया है। फिर इसको सीधा किया है तो a से कट गया तो log 2 बचा है। log 2 के मान लिख दिया है। log 2 के मान लिखकर गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होती है और लिखा गया कि सूत्र से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अतः प्रथम कोटि का पूर्ण जीवन काल अनंत होगा। तो इसका प्रारंभिक सांद्रता क्या था? तो इसका प्रारंभिक सांद्रता था स्मॉल a। यही स्मॉल a था प्रारंभिक सांद्रता, a-x था अंतिम सांद्रता। तो उस पर निर्भर नहीं किया। अगला कहता है कि छद्म प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए, अगर किसी प्रतिक्रिया की आणविकता 2 हो लेकिन प्रतिक्रिया की कोटि एक ही हो तो वैसे प्रतिक्रिया को बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया। मतलब तो देखने में एक से अधिक लगता हो लेकिन वास्तव में एक के हो, धोखा हो रहा हो तो छद्म प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया है। यदि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया की कोटि एक से अधिक प्रतीत होती है परंतु वास्तव में एक होती है तो उसे छद्म प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया कहते हैं। इसको दूसरा परिभाषा भी, एक रासायनिक प्रतिक्रिया में आणविकता 2 परंतु कोटि 1 हो तो उसे छद्म प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया कहेंगे। जैसे दिखाया गया है तो इसके लिए मान 1 है जबकि जल के लिए मान 0 है तो इसका योगफल 1 प्राप्त होगा, जबकि 2 कण था
एक एस्टर कण था, एक जल का कण था। तो आणविकता 2 लेकिन कोटि 1 होती है, छद्म प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया। फिर है शून्य कोटि प्रतिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। तो शून्य कोटि प्रतिक्रिया उसे कहेंगे जिसके घातांकों का पावर 1 हो, वह शून्य कोटि की प्रतिक्रिया हो। जिसके घातांकों का पावर 0 हो, वह शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है। इसमें माना गया है, माना कि अगर शून्य कोटि की प्रतिक्रिया में प्रतिकारक A है जो प्रतिफल B में बदलता, जिसमें प्रतिकारक की सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, जो T समय के बाद प्रतिफल X का मोल पर लीटर बना रहा है। देखिए प्रतिकारक A है, ये प्रतिफल B में बदलता है। A की सांद्रता स्मॉल a है और इसकी सांद्रता 0 है। T समय बाद क्या होगा कि B का X बन जाएगा, तो A का कितना बचेगा, तो A माइनस X बचेगा। जो प्रतिक्रिया की दर है वह प्रतिकारक पर निर्भर करती है। तो प्रतिक्रिया की दर का जो मोलर सांद्रता होगा वो A माइनस एक्स के समानुपाती होगा। इसके पावर 0 किया गया है। प्रतिक्रिया की दर को शॉर्टकट में dx बटे dt से लिखा जाता है। तो इसको dx बटे dt लिखा गया है। जिसका पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो k गुने 1 मतलब k आएगा। इसको इधर से इधर किया गया, तो dx बराबर k इंटू डी टी। दोनों ओर समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह यूज किया गया है। dx का समाकलन करने पर x आता है और kt का करने पर k dt का kt आता है। यहां से t निकालेंगे तो x बटे k हो जाएगा। यही शून्य कोटि का व्यंजक है। फिर सवाल है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। किसी अभिक्रिया के वेग एवं सक्रियण ऊर्जा में संबंध ज्ञात करें। तो प्रतिकारक का वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे प्रतिफल में बदलने के लिए आवश्यक होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किसी भी प्रतिकारक को क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रतिकारक को प्रतिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक है वह सक्रियण ऊर्जा है। इसे संक्षिप्त में ईए द्वारा सूचित किया जाएगा। यह देहली ऊर्जा एवं अणु की समान ऊर्जा के अंतर के बराबर है। फिर इसमें संबंध ज्ञात किया गया है। तो अर्हेनियस संबंध को व्यक्त किए थे। तो अर्हेनियस का समीकरण है k बराबर 1 के पावर ae के पावर माइनस e बटे RT। यही समीकरण अर्हेनियस समीकरण कहलाता है। फिर सवाल है कि अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग से क्या समझते हैं। तो अभिक्रिया हमेशा एक समान नहीं होती है, कभी स्लो होती है तो कभी तेज होती है। तो सबको मिलाकर जो हमें वेग प्राप्त होता है, तेज और स्लो सबको एक करके, वही औसत वेग है। फिर तात्क्षणिक वेग, तो किसी समय प्रतिक्रिया उच्च वेग से संपन्न होती है तो उसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो प्रतिकारक के मात्रा में कुल विस्थापन तथा विस्थापन में लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। जबकि तात्क्षणिक वेग है किसी समय पर उच्च वेग से संपन्न अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग या अल्प वेग कहा जाता है। आगे दिया है कि प्रतिक्रिया दिया है और इसकी कोटि कहता है कि ज्ञात करें। तो इसका जो पावर होगा उसका भिन्न का जोड़ बना लेंगे। 1/2 प्लस 3/2 का भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो कोटि निकल जाएगा।
फिर है देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा को परिभाषित करें। तो किसी धातु की सतह से आपतित फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर सके उसे हम देहली ऊर्जा कहेंगे। यह प्रतिकारक अणुओं का वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रतिफल में बदलने के लिए आवश्यक है उसे भी देहली ऊर्जा कहेंगे। फिर सवाल है कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि का उदाहरण दें। देखिए ऐसा लेंगे जो समान कण, एच भी समान Cl भी समान, इसका पावर 0 आएगा, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है। फिर ऐसा लेंगे जिसका असमान मान रहे, P अलग है Cl अलग है, इसका पावर 1 आएगा, यह प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया है। इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय सवाल आएंगे जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग इस लेसन के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे।